चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के प्रथमेश माल्या और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे, और इस सेक्टर में आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स है या बेस मेटल्स। कच्चे तेल में ऑफ कोर्स कुछ गिरावट आज रही है। इन सभी के बीच में आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहां दिखती हैं? गुड इवनिंग मनीषा। येस, रिसेंट अपडेट देखेंगे चाइना की तरफ से उनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। उसके अलावा उनके जो 90% ऑफ द वर्कफोर्स फैक्ट्रीज है वो स्टार्ट हो गई है। मेरे ख्याल से अच्छे सिग्नल दिख रहे हैं चाइना की तरफ से। अगर मुझे बेट करना है दो कमोडिटी में, तो मैं गोल्ड में करूँगा एक फर्स्ट, और दूसरा जो है क्रूड में करूँगा। क्रूड में हमारी तरफ से बाई करने की सलाह रहेगी। 2970 के आसपास एंट्री पॉइंट होगा, 2920 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में 3080 के टारगेट रहेंगे। वैसे ही गोल्ड फेवरेबल है इस पर्टिकुलर अनसर्टेन सिनेरियो में। मेरे ख्याल से 48,900 के आसपास बाई करना है। अगस्त वायदा 48,650 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट 49,600 के रहेंगे। ऑलराइट, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी आज मूवमेंट काफी देखने को मिली है। बुआई का रकबा जो फ्राइडे को रिलीज हुआ था, बाजार ने आज उसको रिएक्ट किया है, और इसके अलावा यूएसडीए की रिपोर्ट्स की भी यहाँ पर बाजार ने उसकी भी एक यहाँ पर नजर डाली है। मॉनसून की प्रोग्रेस यहाँ पर काफी बेहतर है। 1 जून से अगर 12 जुलाई तक देखें तो 14% अबव नॉर्मल अब तक यहाँ पर बारिश हुई है। वंदना, काफी सारे फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं यहाँ पर भी डाइजेस्ट करने के लिए। इन सब के बीच आपको क्या दिखता है एग्री कमोडिटीज में? मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ की प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकता है। एक तो यहाँ पे मानसून बहुत बढ़िया है, और एक चीज़ कह सकते हैं लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे जो लेबर अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर हो गई है काफ़ी स्टेट्स में। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एकरेज यहाँ पे बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपने क्रूड के बारे में जैसे बताया, एक प्रेशर सा आ रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है हम लोग वारगम में देख रहे हैं यहाँ पे आते हुए। मुझे लग रहा है कि 54-50 पे अगर हम सेलिंग करके चले तो एक बार 50 तक के प्राइसेस आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5500 का। दूसरी यहाँ पे कमोडिटी मुझे मस्टर्ड लग रही है। मुझे लग रहा है कि मस्टर्ड में भी जो एकरेज इंक्रीज हो रहा है उसका असर जो है वो आएगा खरीफ का। इम्पैक्ट 4690 के करीब अगर हम सेल करते हैं तो 4610 तक के जो प्राइसेस है वो आ सकते हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 4720 रुपीज का। तो वो स्ट्रैटेजीज हैं, और दोनों ही बिकवाली की तरफ, सरसों और गुआर में आपको वंदना की तरफ से आती हुई। लेकिन ध्यान हम देना चाहते हैं फिलहाल चांदी की तरफ, क्योंकि सोने के साथ साथ चांदी भी फर्राटा दौड़ लगा रही है। ऐसे में चांदी में कमाई के क्या बड़े ट्रिगर्स हैं, आज हम इसी पर शो में चर्चा करेंगे। चांदी की स्ट्रैटेजी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं सिल्वर एम्पोरियम के कांति मेहता और फोर्साइट बुलियन इंडिया के विराज दिडवानी। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि हम आपके पास आए, प्रथमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि चांदी में अब यहाँ पर क्या क्यूज हैं। आपने क्लियरली कहा कि पॉजिटिविटी यहाँ पर मेटल्स की तरफ से और सेफ हेवन दोनों ही तरफ से हमने चांदी में सपोर्ट उस वजह से आते हुए देखा है, लेकिन इस लेवल पर अब आगे की क्या प्रेडिक्शन फोरकास्ट है? आई थिंक मनीषा फेवरेबल है। गोल्ड के साथ ही मोमेंटम जो है सिल्वर में भी बना रहा है। ऑलमोस्ट 2020 में पूरा जो 6 मंथ्स गया है, नीचे के भाव से करीब 50% ऊपर है। सो ऑलमोस्ट 30,000 का 45,000 या 50,000 भी हो गया है। ऑलमोस्ट 45-50% अप है। मेरे ख्याल से मोमेंटम अभी भी यहाँ से जारी है। करीब एक 7 से 8,000 का मोमेंट जो है ईयर एंड तक पॉसिबिलिटी है। हालांकि अगर आप नियर टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं इसमें, तो सितंबर वाला बाय करने की सलाह रहेगी। 52,000 के आसपास आपको टारगेट रहेंगे 53,000 के। स्टॉप लॉस रहेगा 51,550 का। मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है चांदी में पॉसिबल अच्छा खासा दिख सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। चांदी में बढ़त हमने अच्छी खासी देखी है। पिछले 3 महीनों की अगर बात करें तो 18% की बढ़त, पिछले 1 साल में करीबन 38 से 40% की तेजी यहां पर देखने को मिली है। और जो मार्च के लोज हैं, जैसे प्रथमेश ने भी कहा, करीबन 52% के गेन्स हमने वहां से उस समय भी आते हुए देखे हैं। विराज, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। चांदी के भाव अच्छे खासे बढ़े हैं, पिछले 4-5 महीने काफी बेहतरीन रहे हैं चांदी के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड बिजनेस की अगर बात करें भारतीय बाजारों में तो किस तरह का रुझान रहा? हाय मनीषा जी, वेरी नाइस टू स्पीक टू यू अगेन। तो चांदी का मैं 2 चीज बोलूंगा। एक तो ऑन द ग्राउंड डिमांड बहुत म्यूटेड है, बहुत कम है, और इसके 2 कारण हैं। एक तो चांदी का भाव काफी बढ़ा है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% फ्रॉम जो मार्च में लोज थे उस समय से। तो इंडियन कस्टमर वेट कर रहा है चांदी का भाव वापस नीचे आने के लिए, जो फिजिकल डिमांड है। दूसरा कारण है जो एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो चांदी का जवेरी बाजार, जौहरी बाजार, ये जो मेन सेंट्रल मार्केट्स में से होता है, यहाँ पे अभी भी
लॉकडाउन होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, यहाँ पे अभी भी बिजनेस नॉर्मल नहीं हो पाया है। मेन अगर मैं कारणों में जाऊं तो बहुत सारे हैं, पर दूसरा चीज जो आपने बोला अबाउट द सिल्वर प्राइस, चांदी का भाव रफली दो चीजों से कनेक्टेड रहता है। एक तो गोल्ड से जो आपने बोला है इस चैनल पे, और दूसरा इंडस्ट्रियल मेटल। 55% ऑफ सिल्वर ग्लोबली इंडस्ट्रियल मेटल की तरह यूज होता है, और इट इज वेरी रेयर कि दोनों चीज एक साथ ऊपर जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से गोल्ड का प्राइस भी ऊपर जा रहा है और इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी प्राइसेस ऊपर जा रहा है। गोल्ड प्राइसेस आर एट ऑल टाइम हाइज और इंडस्ट्रियल मेटल्स के प्राइसेस मार्च के लो से ऑलमोस्ट 25% ऊपर है। तो ये दोनों एक साथ ऊपर जाना अजूबा है ऑलमोस्ट। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जैसे आपने भी कहा, आई थिंक हो सकता है कि चांदी का भाव थोड़ा और ऊपर जाए, पर अगले 2 महीनों में दोनों में से एक चीज होगा, या तो इकोनॉमी स्टेबलाइज होगा जिस केस में अनसर्टेनिटी घटेगी और गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे, जिसके कारण सिल्वर का प्राइस भी नीचे जा सकता है। दूसरा है कि अनसर्टेनिटी बढ़ेगा जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और जिसके कारण सिल्वर का हो सकता है थोड़ा अपलिफ्ट हो। पर इसका जो दूसरा एंड है वो क्लियर हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मेटल्स चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं। चाइना का इकोनॉमी काफी अच्छा कर रहा है। यूएस और यूरोप इकोनॉमी अभी भी पिकअप कर रहा है, पर चाइना का इकोनॉमी अभी भी ठीक ठाक अच्छा कर रहा है, जिसके कारण विराज मैं ये जानना चाह रही थी, क्योंकि क्लियरली जैसे आपने कहा काफी सारे यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं, अनसर्टिनिटी बाजार में बहुत ज्यादा है और काफी सारे सिनेरियोज जैसे आपने कहा यहाँ पर प्ले आउट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से चांदी अगर बढ़ती है और तो क्या खरीदार फिलहाल बाजार में है? क्योंकि भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर दी ओनली वे टू प्ले चांदी इज कि या तो आप फिजिकल बाजार में खरीदें या फिर आप डेरिवेटिव मार्केट्स में लें, क्योंकि चांदी के ETF और चांदी के फंड्स तो यहाँ पर है नहीं। कांति मेहता जी, आपको भी यहाँ पर चर्चा में शामिल करेंगे। आपका क्या यहाँ पर ऑन ग्राउंड फीलर रहा है? क्या लोगों ने चांदी खरीदी है? क्या ये जो इतनी बड़ी अपमूव हमने चांदी में आते हुए देखी है, क्या बाजार उसका फायदा उठा पाया है? मनीषा जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। सिल्वर का मार्केट जो ये बाजार का भी जो कोविड के कारण से जो पोजीशन बना है, उसके कारण से मनीषा जी ऐसा है कि बाजार के अंदर लॉकडाउन खुलने और बंद होने के कारण से बिजनेस जो है 25% रह गया है जी। उसके बावजूद भी सिल्वर का प्राइस कभी बढ़ा नहीं है। काफी टाइम से 75 का पहले हाई बनाया हुआ है। हाँ जी। और नीचे में 1162 सेंट जो अभी इस लॉकडाउन के स्टार्ट के अंदर बनाए थे लो, उस समय 34,000 का भाव था। लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं जहां तक सोचता हूँ ये 22 सेंट के करीब हो जाएगा और 60 से 65,000 के बीच में ये भाव आने ही वाला है आने वाले समय के अंदर। कांति जी, लेकिन क्या लोग खरीद रहे हैं आकर? क्या इन्वेंटरी है बाजार में? नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर सिल्वर का भाव बढ़ा नहीं है और आने वाले समय के अंदर जो सिल्वर की परचेजिंग जो लोगों की होने वाली है वो काफी अच्छे लेवल में होगी। गोल्ड के बनस्पत सिल्वर में लोग बाई ज्यादा करेंगे, ये कंफर्म है। कांति जी, ऑल्सो किस तरह के इंपोर्ट्स हैं फिलहाल बाजार में और किस तरह की इन्वेंट्री है फिलहाल? नहीं, कस्टमर की इन्वेंट्री तो नहीं है। गोल्ड की इंपोर्ट भी अभी, सिल्वर का इंपोर्ट भी काफी कम है, क्योंकि अभी पोजीशन ऐसी नहीं है कि सेल ही नहीं है तो इंपोर्ट कहाँ से होगा। काफी कम मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है और सेल भी 25% के करीब रह गया है। इंडस्ट्री ग्रोथ भी नहीं है, उसके बावजूद भी सिल्वर की ग्रोथ जो इस साल की दिसंबर तक रहने वाली है वो 22 सेंट के करीब रह सकती है, ऐसा अनुमान है। विराज, आपको क्या अनुमान है प्राइसेस आगे जाके कैसे रह सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छे रहेंगे प्राइसेस। नहीं, कांति जी आप बताइए ना प्लीज। गो अहेड। सॉरी, मैं बोल रहा था कि शॉर्ट टर्म में चांदी थोड़ा सकता है, पर मुझे लगता है अगले 1 या 2 महीने में क्लैरिटी आ जाएगा कि चांदी का भाव ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी का क्या होने वाला है। इज द इकोनॉमी गोइंग टू स्टेबलाइज और अनसर्टेनिटी इज गोइंग टू बी देयर फॉर सम मोर टाइम। वो दोनों चीज क्लियर हो जाएगा। जब तक वो क्लियर नहीं हो तब तक अगले 1 या 2 महीने से ज्यादा का कॉल लेना बहुत मुश्किल। जी हाँ, एंड क्लियरली मॉनसून्स भी हैं। एक चीज जी
मॉनसून की प्रोग्रेस इस बार काफी अच्छी मानी जा रही है और माना जाता है कि जब वो होता है तो हम रूरल की तरफ से यहाँ पर खरीदारी भी चांदी में आता हुआ देखते हैं। और चांदी एक थोड़ा छोटा कमोडिटी है, थोड़ा मोर अफोर्डेबल है और वॉलेटाइल भी ज्यादा है, तो ये माना जा रहा है कि क्योंकि फिजिकल मांग यहाँ पर आगे जाके शायद इसमें देखने को मिल सकती है। कांति मेहता जी और विराज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली फिजिकल बाइंग फिलहाल सिर्फ 25% पे है, अनसर्टिनिटी बाजारों में अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन खरीदारी की राय इन स्तरों पर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन जब लौटेंगे तो अपने दर्शकों को करेंगे हमारे साथ शामिल, उनके भी देंगे सवालों के जवाब। नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है और अब अपने दर्शकों को हम यहाँ पर इस शो में जोड़ते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ बलजिंदर सिंह जी मौजूद हैं फोन लाइन पर पटियाला पंजाब से। बलजिंदर जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम मेरे ना 5 लोड सितंबर वाले सेल हैं। सोने में आपने बिकवाली की हुई है? हाँ जी, 5 लोड मेरे पास अगस्त वाले बाए हैं 685 में। अच्छा, और सितंबर में आपने बेचे हुए हैं? हाँ जी, सितंबर में बेचे हुए हैं। ओके, प्रथमेश कैसे देखते हैं आप ये जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर बलजिंदर जी ने खड़ी की है कि 5 लॉट अगस्त में खरीदारी करी हैं 48,685 के, लेकिन सितंबर में बेचे हुए हैं 48,400 के लेवल्स पे? आई थिंक मोमेंटम जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है गोल्ड में। मेरे ख्याल से 50,000 तक की भी पॉसिबिलिटी दिखाई देगी अगर ये नेक्स्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक भी होल्ड करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। मेरे ख्याल से इनका जो बाय पोजीशन है वो उनको अच्छा पैसे दे सकता है, तो इनको जो सेलिंग पोजीशन है वो निकल जाना चाहिए। बट इन्होंने मेरे ख्याल से हेज बिठा के रखा है, तो हेज पॉसिबली ये मार्जिन का ये कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। बट मेरे ख्याल से सेल में नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा बेटर है कि बाय साइड में गोल्ड में रहे तो पॉसिबल मोमेंटम अच्छा मिलेगा अप साइड में। बलजिंदर जी, आप अच्छे खासे मनी में हैं। अगस्त में अपने जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े किए हुए हैं, हमने ऑलरेडी लेवल्स हाई आते हुए देखे हैं और आगे भी और तेजी की उम्मीद है, तो आप शायद सितंबर की जो लेवल्स हैं वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। प्रथमेश, चांदी में आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने ब्रेक से पहले उन गेस्ट से भी बात करी, चांदी के डीलर से बात करी, और उनका यही मानना था कि भाव यहाँ से और चढ़ेंगे तो सही, लेकिन खरीदारी बाजार में बहुत ज्यादा नहीं है। आपकी क्या राय है नियर टर्म, लॉन्गर टर्म? क्योंकि अनसर्टनिटी इतनी ज्यादा है कि बाजार को भी नहीं मालूम कि आगे क्या एक्सपेक्ट करें। I think irrespective of the fact uncertainty है, this is a given thing. Second, अगर Chinese economy is almost back, 90% of the workforce or say factories are resuming work. Okay, PMI डेटा आप रिसेंटली देखोगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है मार्च की कंपैरिजन में। ये सब होने के बावजूद भी मेरे ख्याल से फियर जो फैक्टर है वो जारी रखेगा मेरे ख्याल से सिल्वर में, इफ़ नॉट फिजिकल डिमांड बट इन्वेस्टमेंट डिमांड। मेरे ख्याल से ETF में एडिशंस होंगे और जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर 2020 में पॉसिबली 57-58,000 तक का मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में शॉर्ट टर्म पे बात करें 52,000 और 53,000, ये 2 पॉसिबल मार्क्स हैं जो आप ले सकते हो। मेरे ख्याल से सिल्वर में जो मोमेंटम है काफ़ी अच्छा दिख सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। चले, यानी कि बढ़त की ही यहाँ पर भी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, खरीदारी करके ही चांदी में भी आपको काम करना है। हमारे पास एक मैसेज आया है नारायण जी का अकोला से। वंदना, ये किसान हैं और इनके पास 300 क्विंटल सोयाबीन है। ये जानना चाहते हैं कि आगे जाके भाव कैसे रह सकते हैं। मनीषा, इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आगे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि जो फसल है वो यहाँ पे अच्छी होने वाली है, सोइंग काफ़ी अच्छी हो रही है, तो ऊपर पे इनको मेरे ख्याल से जब थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन और यहाँ पे आता है तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड आएगा 3850 3870 का। उस लेवल पे एक बार जो फिजिकल कमोडिटीज़ हैं इनके पास, उनको ये बेच सकते हैं बाजार में। और मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम अगर 3900 भी प्राइसेस जाते हैं तो एक बार थोड़ा सा जो माल है वो रिलीज करना चाहिए, क्योंकि नीचे की साइड मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है और एकरेज बढ़ रहा है, एक बार हम 3600 भी प्राइसेस आते हुए देख सकते हैं। बुआई का इलाका बेहतर है और प्रेशर हमने ऑलरेडी यहाँ पर सोयाबीन में आते हुए देखा है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर नहीं है। एक और मैसेज हमारे पास है अविनाश शर्मा जी का ग्वालियर से, और ये प्रथमेश लेड पर जानना चाहते हैं क्या करना है। ये कारोबारी हैं, 2 लॉट की लेड इन्होंने खरीदारी की हुई है 145.30 के लेवल्स पे। आई थिंक 145 145 इज व्हाट आई एम प्रिज्यूमिंग। इनके लिए पॉसिबल 141 नीचे में और 151 ये पॉसिबल रेंज है लेड में। मेरे ख्याल से इनको मोमेंटम जो मिल सकता है 151 तक के लिए इनको वेट करना चाहिए बाइंग इनकी जो बाइंग पोजीशन है।
प्रथमेश, ओवरऑल मेटल्स में अब आपको क्या लगता है, क्योंकि मल्टी मंथ हाइज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, सभी मेटल्स के इतने स्ट्रॉन्ग कोई फंडामेंटल्स भी नहीं है, लेकिन जिस तरह का मैक्रो सिनेरियो है, सेंटिमेंट है, इजी मनी है, स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस है, काफी हद तक तो उसी वजह से हमने इतनी बढ़त आते हुए देखी है। ओवरऑल मेटल्स में अब आपको क्या लगता है आगे जाके? आई थिंक फिजिकल डिमांड एंड सप्लाई वाला जो सिचुएशन है उसमें डेफिनेटली हिट है। प्री कोविड सिनेरियो और पोस्ट कोविड सिनेरियो में बात करें तो आपको डिमांड और सप्लाई नंबर्स में काफ़ी अच्छा डिफरेंस दिखेगा। बट एज यू राइटली सेड, इजी मनी इज व्हाट चेजिंग हायर रिटर्न्स। मेरे ख्याल से सारा जो इजी पैसा है वो रिस्क एसेट्स में जा रहा है और मेटल्स मोमेंटम में भाग रहा है। बट सस्टेनेबल होना मुश्किल दिख रहा है यहाँ से। हालांकि अभी रिलीफ रैली है, लोगों को मेटल्स में कॉन्फिडेंस आ रहा है। कॉपर स्पेशली 500 के आसपास, एमसीएक्स में अगेन एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला सिनेरियो है। बट येस अगेन डज नॉट लुक गुड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिमांड और फॉर दैट मैटर मैक्रो नंबर्स। मेरे ख्याल से रैली थम जानी चाहिए। ऑलराइट, एक और हमारे पास मैसेज है तुंगभद्र जी का, इंदौर एमपी से, और गुआरगम के 3 लॉट में इन्होंने बिकवाली करी है 5390 के लेवल्स पे। वंदना, इनके लिए क्या राय है? तरीके से क्रूड में एक डिक्लाइन आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो डाउनसाइड है कंटिन्यू नहीं रह सकता है। ये अपना फर्स्ट टारगेट 5350 और जो सेकंड टारगेट है वो 5300 को लेके चल सकते हैं गुआरगम में। 5300 तक के लेवल्स यहाँ पर नीचे देखने को मिल सकते हैं। और वंदना ने की एक्चुअली टॉपिक भी आज यहाँ पर यही थी कि गुआर में आज बिकवाली करके चला जाए, कुछ प्रेशर यहाँ पर और जारी रह सकता है। हमारे साथ राहुल सिन्हा जी हैं धनबाद से अब फोन लाइन पर। राहुल नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम, मेरा सवाल कॉपर पे है। मैंने 470 पे 2 लॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को जानना है कि कॉपर अभी जो हाई बनाया है 509 का, इससे और ऊपर जाने का रैली रखता है या फिर अभी डाउन साइड में है और मैं इसको काट के स्क्वायर करके डाउन साइड का ये ट्रेड क्रिएट करूं? 470 में खरीदारी करी है कॉपर की और 500 प्लस के लेवल्स हमने आज यहाँ पर आते हुए देखे हैं। तो क्लियरली राहुल, आपने यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमाया है। प्रथमेश, क्या राय है इनके लिए? अब यहाँ पर मुनाफा लेके निकल जाएं या इंतजार करें? आई थिंक टेक द प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल। रैली जो है सस्टेन होना मुश्किल है। मेरे ख्याल से इनको अच्छा प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और ये भी पूछ रहे थे कि शॉर्ट सेल्स क्रिएट करें क्या यहाँ पर? क्या पूछ रहे हैं राहुल? ये भी पूछ रहे थे कि यहाँ से मुनाफा ले लूँ और उसके बाद शॉर्ट क्रिएट कर लूँ क्या? दिस इज क्वाइट अ रिस्की एंड वोलेटाइल मार्केट। हालांकि हमने ये नहीं कहा है कि यहाँ पे टॉप है। यहाँ से मोमेंटम अभी भी 505 और 508 तक के लिए पॉसिबल है। मेरे ख्याल से अच्छे लेवल्स को देखकर आप सेल करें। जस्ट बिकॉज आपने पोजीशन जो है प्रॉफिट में निकाली है, वापस सेल करके उसको गवाए नहीं। मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच अप्रोच रखें, प्रॉफिट ऑफ द टेबल निकालें फिलहाल के लिए टाइम बिंग। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पॉसिबली नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए रखें। ठीक है, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। हमारे पास एक और मैसेज अब आया है श्याम सुंदर जी का, चूरू राजस्थान से। और वंदना, ये किसान है अगेन और ये जानना चाहते हैं कि ये चने का क्या करें। इनके पास 20 क्विंटल का माल फिलहाल पड़ा हुआ है। चने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे अभी प्रेशर रहेगा, लेकिन ये ऐसी कमोडिटी है क्योंकि पीडीएस के थ्रू भी यहाँ पे लगातार नवंबर मंथ के लिए हम यहाँ पे मतलब दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो आउटफ्लोज हैं, चाहे वो गोडाउन से हो या एफसीआई नाफेड हैफेड से हो, वो लगातार रहेगा और इसकी खपत भी रहेगी। तो मेरे ख्याल से इन्हें फिलहाल अभी होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि फिलहाल तो करेक्शन आएगा। ऊपर की साइड में मुझे लग रहा है कि चने में एक बार एक अपसाइड आ सकता है यहाँ पे 4250 से लेके 4350 का। वो जो जोन होगा वो एक प्रॉफिटेबल जोन होगा, वहां पे ये अपने माल को बेच सकते हैं। वंदना, आज हमने जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करी है, आपने ज्यादातर सब जगह पे बिकवाली की ही राय दी है, चाहे वो गुआर है, खाने के तेल है या चना है। आपको क्या लगता है कब तक ये प्रेशर यहाँ पर बरकरार रह सकता है? क्योंकि इनिशियली हमने देखा था जब एमएसपी अनाउंस हुआ था तो सभी कमोडिटीज में एक नीजक रिएक्शन था कि हाँ ज्यादा भाव यहाँ पर सरकार ने रिलीज करे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह का भी मोमेंटम आया है, जो भी खबर बाजार में आई है, सभी थोड़ी सी बेरिश रही। जी मनीषा, ज्यादातर यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो आ रहे हैं, या तो वो मॉनसून पे आ रहे हैं कि मॉनसून बेटर देन नॉर्मल है यहाँ पे, और जो एडवांस यहाँ पे एकरेज हो रहा है या फिर लग रहा है कि एकरेज इस पर बहुत ज्यादा को, बहुत सारी फसलों में 50% ज्यादा यहाँ पे एकरेज जो है पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, वो एक यहाँ पे असर डाल रहा है। दूसरी चीज है कि जैसे जैसे थोड़ा सा ट्रेड अगर खुलता है, जैसे कॉटन में थोड़ा सा ट्रेड खुला है, स्पाइसेस में खुला है यहाँ पे, और जो कुछ जो कंट्रीज है जैसे मिडिल ईस्ट है, साउथ कोरिया है, ये थोड़ी सी एक्टिव हो रही है कंट्रीज। तो जैसे जैसे ये एक्टिव होंगी वैसे वैसे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है।
ट्रिगर मुझे लग रहा है मेजर ट्रिगर यहाँ पे एक बार फेस्टिवल सीजन में यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गैदरिंग्स नहीं होंगे यहाँ पे, लेकिन फेस्टिवल सीजन में कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव यहाँ पे होगा। फिर मुझे लग रहा है कि एक कह सकते हैं कि सितंबर ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है यहाँ पे थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मांग जब तक नहीं पिक होती और जब तक भारतीय बाजारों में भी यहाँ पर मांग पिक नहीं होती तब तक यहाँ पर मुश्किल है। ऑफकोर्स खाने का जो सामान है, जो फूड है, उसने काफ़ी बेहतर परफॉर्म ज़रूर किया है, लेकिन अब थोड़ी सी अनसर्टनिटी है, जॉब लॉसेस जिस तरह के हमने आते हुए देखे हैं और लोग थोड़ी सी सेविंग्स पे यहाँ पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में भी हमने देखा है थोड़ा सा डिमांड में यहाँ पर गिरावट आते हुए। हमारे पास एक और मैसेज आया है मनोज पांड्या जी का अहमदाबाद से। प्रथमेश, इन्होंने नेचुरल गैस में 5 लॉट खरीदे हैं 140 के स्तर पर। इनके लिए अब यहाँ से क्या राय है? 131 और 146 ये दो रेंज है, नीचे वाला और अपसाइड वाला। इन्होंने अगर बाय किया है तो मेरे ख्याल से 141 के आसपास इनको निकल जाना चाहिए। और इन्होंने 140 का ही भाव है, मेरे ख्याल से काफ़ी आउट ऑफ द मनी है। इनके लिए सपोर्ट जोन 131 का है और रेजिस्टेंस जोन 143 का है। मेरे ख्याल से ये जोन में देख के और फिर निकल जाए, बट काफ़ी आउट ऑफ द मनी है। मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ये हमारे इसके पहले भी बहुत बार एडवाइस किया है। डे इन डे आउट अगर आपको जो भी नेचुरल गैस में दिखता है, इवन इफ इट इज लॉस, यू हैव टू टेक इट। सिर्फ नेचुरल गैस ही नहीं, कच्चे तेल में भी आज यहाँ पर खासी गिरावट अब थोड़ी सी गहराती हुई नजर आई है। 2% की गिरावट नाइमेक्स पे है, तो 40 के स्तर वहाँ पर टूटते हुए हमने देखे हैं और 3000 के नीचे के स्तर यहाँ पर एमसीएक्स पर हैं। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है प्रथमेश, क्योंकि 15 जुलाई को ओपेक और एलाइज की यहाँ पर रिव्यू मीटिंग है। आगे की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी वो जानना ज़रूरी है। टेपर टैंट्रम्स जैसे शब्द अब यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं कि अगर अगले महीने से हम यहाँ पर 2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की उत्पादन में बढ़त आता हुआ देखेंगे, क्या बाजार उसके लिए तैयार है? कैसे देखते हैं आप इस हफ्ते को, डिसीजन को, और आगे कच्चे तेल के भाव अब कैसे रह सकते हैं? आई थिंक क्रूड ऑयल की जो वॉलेटिलिटी पिछले महीने या पिछले जो ट्रेडिंग सेशंस में जितना भी हमने वॉलेटिलिटी देखी है, सारे फैक्टर्स को घोल मिला के ये बात तो समझ में आती है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी तो 2020 कम्प्लीटली जारी रहेगा। हालांकि जस्ट नंबर्स की बात करता हूँ, अराउंड 90 मिलियन बैरल्स पर डे का डिमांड जो है वो रिकवर ऑलमोस्ट वापस बैक हो गया है। 10 मिलियन बैरल्स पर डे का जो लॉस है अभी भी चालू है। अभी वापस प्रोडक्शन लिफ्ट होता है 2 बिलियन बैरल्स पर डे का, अगेन ऑयल मार्केट्स को रीबैलेंसिंग में फर्क पड़ जाता है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे सिचुएशन एसेस करके ही क्रूड में कोई पोजीशंस लेना चाहिए। $47 WTI में एक पॉसिबल रेजिस्टेंस दिखेगा आपको, और नीचे में करीब $38 ये सपोर्ट जोन्स रहेंगे। बट फिलहाल वॉलेटिलिटी जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में जारी रहेगी ऑयल मार्केट्स। एब्सोल्युटली, यानी कि $+- $2 के बीच में यहाँ पर कच्चा तेल फिलहाल कारोबार कर सकता है, लेकिन 15 जुलाई की मीटिंग यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ वंदना, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए और वो सभी स्ट्रैटेजीज और एनालिसिस बताने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।